दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, मैं आज बात कर रहा हूं आपसे नेपाल में एक बहुत चर्चित सिविलियन फोर्स यानी डिजिटल क्रांति या डिजिटल साजिश, मैं इस पर चर्चा करूंगा। एक सिविलियन फोर्स अभी घोषित किया गया है सुदन गुरुंग के मार्फत। वह सिविलियन फोर्स डिजिटल भागीदारी या लोकतंत्र के समानांतर सत्ता का प्रयोग है। इसी पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, नेपाल एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां नवाचार और साजिश, जन भागीदारी और सत्ता की महत्वाकांक्षा, डिजिटल समाधान और लोकतांत्रिक जोखिम के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही। इसी संदर्भ में बहुचर्चित और जेनजी के अगुआ माने जाने वाले युवा उद्यमी सुदन गुरुंग द्वारा घोषित सिविलियन फोर्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने देश के राजनीतिक, तकनीकी और बौद्धिक जगत को गंभीर बहस करने की ओर धकेल दिया है। यह प्लेटफॉर्म स्वयं को छितरे हुए नेपाली नागरिकों को एकजुट करने का अभियान बता रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह जनता की समस्याओं को डिजिटल माध्यम से संकलित कर और एआई की सहायता से उसका समाधान निकालेगा और सरकार को दबाव डालकर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। मित्रों, सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है कि जब भी कोई पॉपुलर चीज़ आप सामने रखते हैं तो वह युवाओं को, खास करके युवाओं के बीच में ज़्यादा चर्चित हो जाता है। विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए जो पारंपरिक राजनीति से निराश हो चुकी है और जिसका एक रिजल्ट कुछ दिन पहले देखने को मिला है, उसको यह अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र को ऐप में बदला जा सकता है और लोकतंत्र ऐप से चलेगा? आप नेपाल में देख रहे हैं कि चुनाव अब आ गया है, तो चुनाव के दरवाजे पर नेपाल में एक छाया सरकार का यह जन्म देना, यह कहाँ तक उचित है? जी हाँ, सोचिए जरा, एक ऐप, एक वेबसाइट, एक आदमी और दावा पूरे देश को चलाने का। न चुनाव, न संसद, न संविधान की जवाबदेही, फिर भी कहा जा रहा है यह जनता की आवाज़ है। जी हाँ, अब आज हम बात करेंगे सुदन गुरुंग की सिविलियन फोर्स की, जो खुद को डिजिटल समाधान बताती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह लोकतंत्र या लोकतंत्र का शॉर्टकट है? सिविलियन फोर्स आखिर है क्या? हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। सुदन गुरुंग के अनुसार यह विद्रोह नहीं है, निर्माण है। इसको जरा गौर से देखिएगा, लेकिन जरा ध्यान से सुनिए। जनता समस्या डालेगी, एआई तय करेगा कि उसका समाधान क्या है, प्लेटफॉर्म तय करेगा कि कौन सा मुद्दा ऊपर जाएगा, कौन सा मुद्दा नीचे आएगा, और फिर बनेगी एक छाया सरकार। जी हाँ, अब सवाल यह है कि नेपाल में चुनी हुई सरकार जब मौजूद रहेगी तो ये छाया सरकार किस अधिकार से है
और ये छाया सरकार क्या करेगी और कितनी छाया सरकार बनेगी? ये सुदन गुरुंग की छाया सरकार या बालेन की छाया सरकार या कुलमान घिसिंग की छाया सरकार या रवि की छाया सरकार, सब अगर अलग अलग एक प्लेटफॉर्म बना ले तो क्या होगा? अब नेपाल में चुनावी माहौल है, राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है, युवा गुस्से में है, सिस्टम से निराश है और ठीक उसी समय एक नया प्लेटफॉर्म, नई भाषा, नई ताकत और नई जनशक्ति की बात उठ रही है। क्या यह संयोग है या फिर युवा असंतोष को डिजिटल दिशा देने की एक रणनीति? यहाँ पिछले दिनों से केवल रणनीति की बात उठ रही है। इतिहास गवाह है, जब भी चुनाव से पहले नॉन पॉलिटिकल आंदोलन खड़े किए गए, वे अंततः पॉलिटिकल हथियार बने हैं। अब इसका समाधान और खतरा, एक एजेंटिक एआई, ये प्लेटफॉर्म प्रयोग करने की बात कही गई है। यानी ऐसा एआई जो सिविलियन फोर्स का सबसे संवेदनशील पक्ष है। एजेंटिक एआई का प्रस्तावित उपयोग बताया गया है जो इसका प्रयोग किया जाएगा। यह साधारण चैट बोट नहीं, बल्कि ऐसा एआई है जो स्वयं निर्माण करता है, स्वयं निर्णय लेता है, प्राथमिकता तय करता है और सुझाव छांटने की क्षमता रखता है। वैश्विक स्तर पर भी यह तकनीक अभी प्रयोगात्मक चरण में है। सुदन गुरुंग भी स्वीकार करते हैं कि ये अभी आम पब्लिक में नहीं आया है, लेकिन इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह जहां प्रयोग हो रहा है वो लोग भी शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। नेपाल में न तो एआई से संबंधित स्पष्ट कानून है, न ही डेटा प्रोटेक्शन का मजबूत ढांचा है। ऐसे में सवाल उठता है कि एआई को कौन प्रशिक्षित करेगा, इसको ट्रेनिंग कौन देगा, किन डेटा पर? यदि एआई की सलाह गलत हुई तो जिम्मेदारी किसकी होगी? लोकतंत्र में निर्णय जवाबदेही के साथ आते हैं। एआई के निर्णयों की जवाबदेही किस पर होगी, यह अब तक स्पष्ट नहीं है। नेपाल में भी अभी तक एआई रेगुलेशन कानून ही नहीं है। तो क्या नेपाल को एक लाइव डिजिटल प्रयोगशाला बनाया जा रहा है कि पूरा देश एक प्रयोगशाला, हर चीज का यहीं पर परीक्षण होगा? डेटा, शक्ति और नियंत्रण। आज के दौर में डेटा इज इक्वल टू सत्ता। अगर लाखों नेपाली अपनी समस्याएं वहां रखते हैं, अपना लोकेशन बताते हैं, अपनी भावना को उद्गार करते हैं, अपनी नाराजगी वहां रखते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर ये सभी आता है, तो यह सिर्फ ऐप नहीं, एक राजनीतिक शक्ति वहां जमा हो जाएगी। यह मास साइकोलॉजी टूल, पॉलिटिकल प्रेशर मशीन बन जाएगा। और अगर कल को यह डाटा लीक हो गए, चुनावी रणनीति में इस्तेमाल हुए या किसी विदेशी सर्वर तक पहुंच गए, तो जवाबदेह कौन होगा? तो आखिर इस तरह का चीज अभी एक गांव से जाकर सुदन गुरुंग ने जो अपना बाहर एक्सप्लोर किया है, वह क्यों किया गया है, क्या दिखाया गया है? क्या चुनाव को इफेक्टिव करने के लिए? क्या प्रधानमंत्री सुशीला इस पर कभी विचार की है कि ये ऐसा क्यों लाया गया है जो एक डिस्कॉर्ड से तो इतना बड़ा उपद्रव पूरा देश में हो गया? उसका तो अभी समाधान निकला ही नहीं है। आप आयोग बनाए हुए हैं और कहीं से कुछ उसका निष्कर्ष नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में यह जो फोर्स बना है,
उस फोर्स की जवाबदेहिता क्या है? इसका रजिस्ट्रेशन नहीं, जवाबदेही नहीं। खुद सूदन गुरुंग ही मानते हैं, प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड नहीं, किसी मंत्रालय के अधीन नहीं, किसी कानून के तहत नहीं, फिर भी दावा हम सरकार पर दबाव डालेंगे। ये बताइए, ये कौन सा सरकार है? नेपाल में कितना सरकार हो गया है? यह लोकतंत्र है या डिजिटल अराजकता? नेपाल में अगर हर समूह अपनी छाया सरकार बनाने लगे तो असली सरकार कहाँ जाएगी? यह गंभीर प्रश्न है कि ये सूदन गुरुंग की छाया सरकार होगी और कितनी छाया सरकार। हाँ, एक छोटा सा देश है, छोटा सा देश में प्रयोग करना आसान होता है, लेकिन बिना जवाबदेही, बिना कानून का प्रयोग देश को खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा। क्या यह एक बड़ी साजिश नहीं हो सकती? हम सीधा आरोप नहीं लगा रहे हैं महोदय, लेकिन सवाल पूछना तो लोकतंत्र का अधिकार है और कर्तव्य भी है। क्या यह भविष्य की राजनीतिक पार्टी की तैयारी है? क्या यह चुनावी एजेंडा सेट करने का टूल है? क्या यह सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश हो रही है? क्या युवाओं की ऊर्जा को डिजिटल नियंत्रण में लेने की योजना बनाई जा रही है? इतिहास बताता है, हर बड़ी राजनीतिक ताकत के पहले जन आंदोलन बनकर आती है। जी, उम्मीद और चेतावनी इसमें कि सिविलियन फोर्स को ना आंख मूंद कर खारिज किया जाना चाहिए और ना ही बिना सवाल स्वीकार किया जाना चाहिए। हाँ, इस पर एक निगरानी जरूर होनी चाहिए कि इस तरह का फोर्स क्यों बाहर आया है, और ऐसा फोर्स हर व्यक्ति लाना चाहे और युवाओं को अपनी ओर खींचना चाहे तो कल युवा कहाँ जाएंगे? सभी युवा दिग्भ्रमित हो जाएंगे। यह पहल नेपाल में डिजिटल नागरिक भागीदारी की नहीं, यह नई संभावना हो सकती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की यह जोखिम भी, ये बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। लोकतंत्र प्रयोगशाला नहीं है जहां बिना सुरक्षा उपायों के प्रयोग किए जाएं। नवाचार जरूरी है, लेकिन संविधान के अंदर तकनीक साधन हो सकती है, सत्ता का विकल्प नहीं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अंत में सवाल यही है, क्या हम व्यवस्था को सुधारने जा रहे हैं या व्यवस्था को बाईपास करने जा रहे हैं? इसका उत्तर समय नहीं, हमारी लोकतांत्रिक चेतना तय करे। सिविलियन फोर्स नागरिक भागीदारी की बात करती है, डिजिटल समाधान का सपना दिखाती है, लेकिन कानून से बाहर, जवाबदेही के बिना, चुनाव के बेहद करीब आकर, तो सवाल सिर्फ एक है, क्या नेपाल को सुधार चाहिए या बिना चुनाव के नया शासक? अगर आपको लगता है सवाल पूछना जरूरी है, अंधभक्ति खतरनाक है और लोकतंत्र की रक्षा जरूरी है, तो हमारा वीडियो लाइक करें, कमेंट में राय लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश ऐप से नहीं चलता, संविधान से चलता है। मित्रों, आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय लोकतंत्र, जय मधेश, जय नेपाल। नमस्कार।